Very good evening to all of you. Myself Rakesh Kapoor and you are watching live sessions of judicialcompetitiontimes.in. आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के रिलेशन में। इस कॉन्टेक्स्ट में अप टू सेक्शन नंबर 29 मैं वेरियस वीडियो सेशंस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो सेशंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगा। इससे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स और मॉडल पेपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के रिलेशन में, और हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 37 तक वेरियस सेक्शंस को वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और एनालाइज करेंगे कि सभी प्रोविजंस में क्या मेंशन किया है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ बिना किसी देरी किए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं। जहां तक चैप्टर नंबर 5 का सवाल है, यहाँ पर हमारे पास वेरियस सेक्शंस दिए हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 37। सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 30 के साथ। सेक्शन नंबर 30 ये कहता है कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, स्क्रीन पर देखिए, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे या सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, ये लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। एक्चुअल में अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो डीवी एक्ट के तहत, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या उनके मेंबर्स जो हैं अगर कोई भी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो तो वो लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब ये पब्लिक सर्वेंट क्यों कहलाएंगे, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इनको सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि आप अगर इनको प्रोसिक्यूट करेंगे तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या कोई भी लिटिगेशन इनके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं बिना किसी दबाव के और बिना किसी ब्लैकमेल के इनके खिलाफ कोई भी झूठे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। तो यही बात इन्होंने सेक्शन नंबर 30 में मेंशन की है कि जो भी ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे और ये पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, जिस समय पर ये डीवी एक्ट के प्रावधानों के तहत एक्ट अपॉन कर रहे होंगे या डीवी एक्ट में जो ऑर्डर्स पास किए हैं, जो रूल्स के तहत ये एक्ट अपॉन कर रहे होंगे, तो उनके जो एक्ट होंगे दैट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 31 पर, और सेक्शन नंबर 31 में उन्होंने कहा है कि अगर मान लो कोई भी रिस्पोंडेंट कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर की ब्रीच कर देता है या कोई भी इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उसका वॉयलेशन कर देता है, तो वो ऑफेंस बनेगा। ठीक है, कोई भी रिस्पोंडेंट अगर कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑफिसर के कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर की अगर वॉयलेशन करता है, उसकी ब्रीच करता है, तो वो सेक्शन 31 में एक ऑफेंस माना जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 1 ईयर तक का पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट का और 20,000 तक का जो फाइन है वो लगाया जा सकता है, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा वो आगे सबसेक्शन नंबर 2 में कहते हैं कि जो भी ऑफेंस सबसेक्शन नंबर 1 में बनेगा उसका ट्रायल वही मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा जिसने वो ऑर्डर पास किया है। यानी वो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था उसका जो वॉयलेशन हो रहा है, तो जिस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वॉयलेशन हो रहा है वही इस रिस्पोंडेंट जो कि एक्यूज बन रहा है, जो क्योंकि उसने वॉयलेशन किया है, उसके ऑफेंस का ट्रायल वही मैजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 3 आगे कह रहा है कि जिस समय पर आप सबसेक्शन नंबर 1 में सेक्शन नंबर 31 का कोई भी चार्ज फ्रेम करेंगे और कोर्ट को लग रहा है कि 498A ऑफ आईपीसी का ऑफेंस बन रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस या जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी कोई ऑफेंस बन रहा है, तो उनके भी चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 32 में। सेक्शन नंबर 32 बहुत सिंपल है और वो ये कह रहा है कि चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भी सेक्शन नंबर 31 के सबसेक्शन नंबर 1 में जो ऑफेंस बन रहा है उसकी नेचर कॉग्निजेबल होगी, यानी कि जो पुलिस ऑफिशियल है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगा।
इसके अलावा वो नॉन अवेलेबल भी होगा। इसका मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो एज अ मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम नहीं कर सकेगा। मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, अगर वो बेल देना चाहते हैं तो दे देंगे, नहीं देना चाहते तो उनका अपना मर्जी है, एज पर द मेरिट ऑफ द केस। और सबसेक्शन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर एग्रीड पर्सन की जो टेस्टिमनी कोर्ट में होगी, उस सोल टेस्टिमनी के बेसिस पर भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस रिस्पोंडेंट ने सेक्शन नंबर 31 के तहत ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि हमें सिर्फ एग्रीड पर्सन के स्टेटमेंट की ही ज़रूरत है, और किसी कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। सोल एग्रीड पर्सन की स्टेटमेंट के बेसिस पर कि इस रिस्पोंडेंट ने कोर्ट के ऑर्डर का वॉयलेशन किया है, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया था उसका ब्रीच किया है, तो कोर्ट उसको ऑफेंस मानेगी मेयरली ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन। चलिए ठीक है, आगे आते हैं हम सेक्शन नंबर 33 पर। सेक्शन नंबर 33 में वो कह रहे हैं पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो, अगर मान लो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करे तो उसके अगेंस्ट भी क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? वो कह रहे हैं जी बिल्कुल लिया जा सकता है सेक्शन नंबर 33 में, और यहां पर भी उसको 1 ईयर तक की सजा दी जा सकती है सॉरी फाइन भी लगाया जा सकता है, और 20,000 तक का फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो अगर मान लो कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर मना कर देता है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, या वो फेल कर जाता है उन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए जो कि मजिस्ट्रेट ने समय समय पर ऑर्डर के थ्रू पास की हैं, और इसके पास कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं है ये बताने के लिए कि मैंने ये अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज क्यों नहीं की, तो वहाँ पर उसको पनिश किया जा सकता है 1 ईयर के लिए, या फाइन भी लगाया जा सकता है 20,000 रुपीज़ का, और दोनों भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन नंबर 34 में क्या बात मेंशन की है। सेक्शन नंबर 34 बहुत सिंपल है, और यहाँ पर अगर मान लो प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है तो कोर्ट के द्वारा जो कॉग्निजेंस लिया जाता है उसके बारे में प्रोविजन सेक्शन नंबर 34 में मेंशन किया है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, तो कोर्ट तब तक उसका प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, ना ही किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगी, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ना मिल जाए, या कोई भी अगर पर्सन ऑथराइज किया गया इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि उसकी परमिशन के बाद ही ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कार्रवाई तभी कोर्ट करेगी जब स्टेट गवर्नमेंट इसके संबंध में अप्रूवल दे देगी। तो कोर्ट के लिए एक ड्यूटी कास्ट अपॉन की गई है कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं तो वो कोर्ट पहले इंश्योर कर ले कि स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो भाई फिर आपको कॉग्निजेंस नहीं लेना है उस मैटर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 में उनका कहना है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, यानी कि हमारा जो डीवी एक्ट है ये किसी और लॉ को इनडेरोगेट नहीं करता, उन पर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे वो इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि हमारे इस एक्ट के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो इन एडिशन टू दोज लॉज हैं और उनके साथ कहीं पर भी असंगत नहीं है, कहीं भी इनकंसिस्टेंट नहीं है, उनसे कहीं भी इंडेरोगेशन में नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 37 पर। सेक्शन नंबर 37 बहुत सिंपल है, यहां पर बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन रूल्स बना सकती है डीवी एक्ट के रिलेशन में, उनके प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए सर्टेन रूल्स बनाए जा सकते हैं। अब ये रूल्स किस किस फील्ड में बन सकते हैं और कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप क्लॉज नंबर ए देखिए, यहां पर वो कहते हैं एक तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, इसके रिलेशन में रूल बन सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करेंगे, उस पर जो है रूल्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल की जाती है एज पर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज बी में, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए और किस तरह से फाइल की जाएगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए फाइल की जाती है कोर्ट में, उसका क्या प्रारूप होगा, किस फॉर्म में होगा, किस मैनर में की जाएगी,
जो कि उसका प्रोविजन सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज सी में मेंशन किया है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जो एप्लीकेशन लगेगी वो किस फॉर्म में और किस मैनर में होनी चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं सेक्शन नंबर 9 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज डी में अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगी, उसका भी परफॉर्मा किस फॉर्मेट में होगी, उसके बारे में भी रूल्स बना सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 9 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज नंबर आई में प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो कैसे परफॉर्म करेगा, इसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती हैं। और सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन नंबर 1 में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे, उनके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एसरटेन कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन नंबर 1 में आप जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो किस फॉर्मेट में होगी, जो भी आप रिलीफ सीख कर रहे हैं उसमें जो एप्लीकेशंस लगती हैं उसका क्या तरीका होगा, किस मैनर में वो लगेंगी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 1 में जो नोटिस को सर्विस करना होता है, जो नोटिस का सर्विस करना होता है वो किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उनको काउंसलिंग के लिए हम उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, तो ये लोग क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी थ्रू रूल्स कि इनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीड पर्सन सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 2 में जो भी एफिडेविट फाइल करते हैं वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई और मैटर है और उसके बारे में भी कोई रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। और हमारे पास लास्ट सबसेक्शन नंबर 3 है सेक्शन नंबर 37 का, और यहाँ पर वो कहते हैं जो भी रूल्स आपने बनाए हैं इनको आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, दोनों के समय पर, दोनों हाउसेस के सामने, जिस समय पर वो सत्र में होंगी, जिस समय वो सेशन में होंगी, टोटल 30 डेज के लिए रखना पड़ेगा। और इसको अप्रूवल के लिए आप 1 सेशन में या 2 सेशन में भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर दोनों हाउसेस ने उसे पारित कर दिया, अप्रूव कर दिया, फिर तो रूल्स एब्सोल्यूट हो जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन जो उन्होंने किए हैं उसके हिसाब से लागू होंगी। और अगर मान लो उन्होंने उसको पास नहीं किया तो ठीक है, फिर वो रूल्स एब्सोल्यूट नहीं होंगी, पास नहीं होंगी। लेकिन उन रूल्स के तहत अगर कोई भी एक्ट ऑलरेडी किया जा चुका है तो वो जो काम ऑलरेडी हो चुका है, जो भी एक्ट अपॉन किया जा चुका है, उनकी वैलिडिटी कहीं पर भी चैलेंज नहीं की जा सकती, यानी वो प्रेजुडाइज नहीं होगी कहीं पर भी अदरवाइज। यानी जो उस रूल्स के तहत ऑलरेडी आप कर चुके हो वो ठीक है, वो करेक्ट मानी जाएगी। लेकिन जब वो रूल्स पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं होंगे तो फ्यूचर के लिए वो रूल्स लागू नहीं होंगे, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं मिला है उससे पहले के लिए उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही बात इन्होंने सबसेक्शन नंबर 3 में मेंशन की है। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो पूरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, इसके सारे प्रोविजंस हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर 37 तक डिटेल में डिस्कस कर लिए और वर्ड टू वर्ड सभी चीज़ों को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसके साथ हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पूरा कंप्लीट हो गया। और बाकी जो वीडियो सेशंस हैं उसका लिंक मैं इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ नए किसी सब्जेक्ट के साथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो सकता है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूबल होते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट और उनको ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में अपने अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।